यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड के अंतर्गत दूसरा पाठ। पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े लेखक थे, ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे, जिन्होंने आपके गद्य खंड का दूसरा पाठ लिखा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने शिशुपाल बधम नामक एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है। तो महाकवि माघ की रचनाओं में जो प्रभात का वर्णन किया गया है, प्रातःकाल का वर्णन किया गया है, उस पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी लेखनी चलाई है। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियां, ये आपको तैयार करना है। तो यह आपके गद्य खंड का दूसरा पाठ है और जीवन परिचय के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। जीवन परिचय में प्रमुख बातें होती हैं कि उनका जन्म कब हुआ, किस जगह पर हुआ, किस गांव में हुआ, किस जिले में हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने काम क्या किया अपने जीवन में, और फिर साहित्य जगत में उनका क्या योगदान रहा, मतलब उन्होंने लिखा क्या क्या, क्या क्या बने हो, फिर अंत में उनकी कृतियां आती हैं। तो देखें कि हिंदी साहित्याकाश के दे दीप्यमान नक्षत्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक साहित्यकार, भाषा के परिष्कारक, समालोचना के सूत्रधार एवं यशस्वी संपादक थे। इनका जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय द्विवेदी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में साधारण सिपाही थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण द्विवेदी जी ने स्कूली शिक्षा समाप्त करके रेलवे में नौकरी कर ली तथा घर पर ही संस्कृत, मराठी, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1903 में रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अपना शेष जीवन अर्पित कर दिया। इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1938 ईस्वी में सरस्वती का यह वरद पुत्र स्वर्ग से धार गया। अब देखें साहित्यिक सेवाओं में इन्होंने क्या किया कि साहित्य रचना में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। रेलवे में नौकरी करते हुए साहित्य रचना करते रहे, परंतु इनकी साहित्य साधना का विधिवत शुभारंभ सरस्वती पत्रिका के संपादन अर्थात सन 1903 से होता है। सरस्वती एक पत्रिका थी जिसमें कहानी, निबंध आदि चीजें छपती थीं प्रमुख लेखकों की। तो उसका इन्होंने संपादन किया, एडिटर उसके रहे। तो 1903 में ये उसके संपादक बने और इनका जो प्रमुख काम था कि भारतीय युग के हिंदी गद्य में फैली अनियमितताओं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों, विराम चिन्हों के प्रयोग की त्रुटियों, पंडिताऊपन और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग को दूर कर हिंदी गद्य को व्याकरण के अनुशासन में बांधा, उसे नवजीवन प्रदान किया। इन्होंने हिंदी के भंडार को समृद्ध बनाने के लिए नए नए विषयों पर मौलिक और अनूदित ग्रंथों की रचना की। अंग्रेजी भाषा एवं संस्कृत के रंग में रंगे लेखकों की इन्होंने तर्कपूर्ण कटु आलोचना की, जिससे बहुत से लेखकों ने घबराकर या तो लिखना बंद कर दिया या अपनी भाषा का सुधार किया। तो भाषा सुधार और भाषा परिमार्जन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य द्विवेदी जी ने किया है। अब आगे देखें इनकी कृतियां क्या क्या हैं। किसी लेखक को हम कृतियों के माध्यम से ही जानते हैं, तो ये देखते हैं कि उनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या रही हैं। तो नंबर 1 देखें, कविता संग्रह, काव्य मंजूषा नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। दूसरा देखिए निबंध, सरस्वती और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित तमाम निबंध इन्होंने लिखे हैं। नंबर 3 आलोचना, रसज्ञ रंजन, नैषध चर्चा, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, विचार विमर्श आदि ये सब आलोचना ग्रंथ हैं इनके। फिर नंबर 4 अनुदित, मतलब अनुवाद किया इन्होंने। क्या क्या अनुवाद किया? रघुवंशम, जो कालिदास संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान कालिदास की रचना है, रघुवंशम और कुमार संभवम, दोनों पुस्तकों का जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जिससे आम लोग भी पढ़ पाए, समझ पाए कि रघुवंशम और कुमार संभवम में क्या लिखा है। फिर किरातार्जुनीयम,
यह महाकवि भारव की रचना है, उनका महाकाव्य है। इस संस्कृत खंड का भी, संस्कृत के इस महाकाव्य का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। फिर हिंदी महाभारत, बेकन विचारमाला, शिक्षा स्वाधीनता आदि इन सब का इन्होंने अनुवाद किया। फिर संपादन किया, सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया। और अन्य रचनाओं में ये तमाम रचनाएं साहित्य सीकर, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, अद्भुत आलाप, संकलन, अतीत स्मृति, वाग विलास, जल चिकित्सा आदि। तो इनका बहुत बड़ा साहित्य आकाश रहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की है। अब देखें इनकी भाषा शैली की भाषागत विशेषताओं को देख लीजिएगा कि आपने मुहावरों कहावतों का भी प्रयोग किया और अपने भावों को सहृदयों और विषय को पहुंचाने के लिए सूक्तियों का भी प्रयोग किया। आलोचनात्मक निबंधों में इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, विवेचनात्मक निबंधों में शुद्ध साहित्यिक तथा भावात्मक निबंधों में अलंकारिक और काव्यात्मक हो गई है। तो इस तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कंप्लीट कर लीजिएगा। 80 शब्दों में आपका जीवन परिचय लिखना है, मतलब एक पेज में आप खत्म कर दें अपनी बात को, क्योंकि अगर आप ज्यादा लंबा लिखेंगे तो आपका पेपर, आपका जो प्रश्न पत्र है बहुत लंबा है, फिर आप 3.25 घंटे में पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिकतम एक पेज में आपको खास खास बातें, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इन सब में लिखना है। याद रखिएगा, साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा तो साहित्यिक परिचय बगैर जीवन परिचय के पूरा नहीं होता, इसलिए जीवन परिचय भी आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं पाठ पर, गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। इन्होंने लिखा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कि महाकवि माघ ने अपने काव्यों में, मतलब संस्कृत साहित्य में, जो प्रातः काल के सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रभात के का वर्णन जो किया है, उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने करके आपको दिया है। क्योंकि उन्हें पता है आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और आप बहुत कोमल मन के हैं, तो आपके लिए बहुत सुकोमल गद्यांशों को छांट छांट कर उसका हिंदी अनुवाद करके आपके सम्मुख किया है उन्होंने। देखिए प्रश्न नंबर 1, गद्यांश नंबर 1 देखिए कि पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है, वह यह सोचती सी है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसकी हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अब देखें, प्रातः काल सूर्य का वर्णन है, प्रभात का वर्णन है कि सूर्योदय हो रहा है तो चंद्रमा अस्त हो रहा है। अब ये बहुत सामान्य सी बात है, रोज हम देखते हैं कि सूरज निकलता है, चंद्रमा छिपता है, लेकिन इसको कवि ने कितने अलंकारिक भाषा में, कितने सुंदर तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की दीप्ति में क्या परिवर्तन आता है। चौथा प्रश्न देखिए, कौन चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है। और पांचवा प्रश्न है, किस कारण चंद्रमा पूर्व दिशारोपिणी स्त्री की हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं करता। तो ये 5 प्रश्न, मतलब एक गद्यांश आएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। अब ये पांचों प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में छिपे हुए हैं। आपको पढ़ना है गंभीरता से, बात समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ लीजिए और फिर पढ़कर और समझकर उसका अर्थ निकालिए। देखो, लाइन छांटने की जरूरत नहीं है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि लाइन छांट के लिख देते हैं। लाइन छांटिए, लेकिन लाइन में से जो आपका उत्तर है उतना ही लिखना है बस। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा, आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर: प्रस्तुत गद्यावतरण हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित और हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक निबंध से लिया गया है। देखो, ये जो पंक्तियां हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, तो ये कहने से जरा थोड़ा सा नमक मिर्च लग जाता है और जो आपकी भाषा है वो बड़ी अच्छी बन पड़ती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यावतरण
हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित महाकवि माघ के प्रभात वर्णन से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। लेकिन अगर आपने लगा दिया कि हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार, जिन्होंने युग को का परिवर्तन किया, ऐसे महान साहित्यकार, तो जरा आपकी भाषा अच्छी हो जाती है और कवि के आगे एक विशेषण सा लग जाता है, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। दूसरा कैसे आप उत्तर दे सकते हो? देखिए, पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आते हैं हम दूसरे उत्तर पर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, कुछ चीजें रेखांकित होंगी, आपको उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। देखिए, रेखांकित की व्याख्या देखिए। द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रातः काल में पूर्व दिशा रूपिणी नायिका प्रभात की लालिमा से रंग जाती है, तब ऐसा लगता है कि वह अनुरागवती है। अनुराग के प्रतीक लाल रंग से उसके मुख पर नया तेज दिखाई देता है। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि वह हंस रही है। पूर्व दिशा की भांति ही लेखक ने पश्चिम दिशा को भी एक नायिका के रूप में चित्रित किया है तथा पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मन की प्रतिक्रिया दर्शाई गई है कि उसके मन में नारी सुलभ ईर्ष्या जाग गई है। चंद्रमा के तेज के कम होने और उसके पतित होने पर उसके मुख पर जो मुस्कान आई है, उसमें उसके मन की ईर्ष्या ही प्रकट हुई है। चंद्रमा की इस दीनहीन स्थिति के विषय में पूर्व दिशा रूपी नायिका सोच रही है कि यह चंद्रमा जब तक मेरे साथ था तब तक उदित भी हो रहा था और उसका प्रकाश भी खूब फैल रहा था। उसे उन्नति के साथ साथ सुयश भी प्राप्त था। अब देखो, अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ भी समझ में ना आए तो जो रेखांकित जितनी चीजें हैं, जितनी अंडरलाइंड चीजें हैं, वो सब उतार दो और उसमें तात्पर्य ये है, अभिप्राय ये है, यह लिखकर जोड़कर अपनी बात को आगे बढ़ा दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। और 2 बार पढ़ो, कुछ ना कुछ निकल आएगा। आप उसका हिंदी भावार्थ लिख दो, उसे सरल करके अपनी भाषा में लिख दो, तो रेखांकित अंश की पूरी व्याख्या हो जाएगी। अब तीसरा प्रश्न देखिए। पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की दीप्ति पतित होने लगती है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा देखिए, पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है। पांचवा, पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की रसिकता में निमग्न होने के कारण चंद्रमा पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं करता। तो इस तरह आप अगर गद्यांश आपने ठीक से पढ़ लिया है तो गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। और हां, आप पूरा पाठ अपनी गद्य गरिमा, जो आपकी हिंदी की पुस्तक है, गद्य खंड से पूरा पढ़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक गद्यांश आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। जब आप पूरा पाठ पढ़े रहेंगे तो कोई भी गद्यांश कहीं से भी आ जाए, आपको यह पता चल जाएगा किस पाठ का है और आप उसे ठीक से लिख सकेंगे। आइए दूसरा खंड देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को हैं पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं। उधर कमल खिलने को हैं पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मड़रा रहे हैं और गुंजारव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, जरा इसे कई बार पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी चीजें हैं। देखो, कमल तालाब में खिलता है और कुमुद भी तालाब में खिलता है। इसे कुमुदनी या आम भाषा में कोइया कहते हैं। तो कुमुदनी ये सफेद रंग का फूल होता है और कमल गुलाबी रंग का होता है। तो कमल की खासियत यह है कि यह सूरज की रोशनी से खिलता है, मतलब प्रातःकाल खिल जाता है, और कुमुद या कुमुदनी चंद्रमा की चांदनी से खिलती है और प्रातःकाल बंद हो जाती है। तो बड़ा अद्भुत दृश्य है कि जब सवेरा होता है, सूर्योदय होने को होता है, तो कमल बिल्कुल खिलने को तैयार हो जाता है और उधर चंद्रमा छिपने को होता है तो कुमुदनी बंद होने को तैयार हो जाती है। ऐसे दृश्य पर लेखक ने कितनी अच्छी बात लिखी है, जो कि महाकवि माघ ने अपने संस्कृत की पुस्तक में लिखी है। उसका हिंदी अनुवाद लेखक कर रहा है कि अच्छा, ये अंडरलाइंड भी है। तो पहला प्रश्न तो वही हुआ,
प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप तुरंत लिख दोगे कि पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो कितना सरल है। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती। मतलब लेखक कह रहा है कि कमल प्रातः काल खिल जाता है और कुमुद जो कि चंद्रमा की चांदनी से खिलता है, अब चूंकि चंद्रमा प्रातः काल अस्त हो जाता है तो कुमुद भी मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। उसकी जो खिलखिलाहट है, जो उसकी खिलावट है, वो बंद हो जाती है, कुमुदनी मुरझा जाती है। तो जब कमल खिलता है तो कुमुदनी नहीं खिलती, और जब कुमुदनी खिलती है तो कमल नहीं खिलता। तो इस तरह दोनों एक समान नहीं रहते। लेकिन चूंकि प्रातः काल का समय है, सूरज उगने को है, तो अभी कमल पूरी तरह से खिला नहीं है और चंद्रमा अस्त हो रहा है, तो कुमुदनी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। इस तरह प्रातः काल दोनों में तुल्यता देखी जाती है, दोनों एक समान होते हैं। तो प्रातः काल का दृश्य बहुत ही रमणीय होता है। किसी के लिए हंसी खुशी का मौका होता है तो किसी के लिए शोक का मौका होता है। ये दोनों में कमल और कुमुद के बहाने कवि ने दिखाया है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस दृश्य का वर्णन किया है? तो लेखक ने प्रातः काल का वर्णन किया है। चौथा देखिए, किस समय कमल और कुमुद दोनों में तुल्यता देखी जाती है? प्रातः काल कमल और कुमुद दोनों में तुल्यता देखी जाती है। पांचवा, भ्रमर दोनों पर मंडराते हुए गुंजाराव के बहाने किसके गीत गा रहे हैं? अब देखो, भ्रमर गुंजाराव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। भाई भंवरा तो कमल खिलेगा तो भंवरा आएगा, तो कमल खिलने को है, उस पर भी भंवरे आ चुके हैं, और कुमुद अभी खिला है, बस बंद होने वाला है, तो उस पर भी भंवरे हैं। इसलिए वो दोनों के ऊपर गुंजार कर रहे हैं। इसी के बहाने वो दोनों की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, यह लेखक कहना चाहता है। अब आइए इनके उत्तर से अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रातःकाल सूर्य के उदित होने पर संसार में विरोधाभासपूर्ण दृश्य दिखाई देता है। दैव अर्थात भाग्य की चेष्टाएं किसी के लिए सुखकर हैं तो किसी के लिए दुखदायी भी। इसी विरोधाभास को लक्षित करते हुए लेखक कहता है कि जब सूर्य उदित होता है तो सरोवरों में कमल खिलते हैं, जो सरोवरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुमुद की शोभा को उदित सूर्य हर लेता है। जब कुमुद शोभित होते हैं, अर्थात जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, अर्थात अस्त होता है, तब कुमुदों की शोभा लौट आती है और कमल शोभाहीन हो जाते हैं। सूर्य के उदित होने अथवा चंद्रमा के अस्त होने पर, चंद्रमा के उदित होने अथवा सूर्य के अस्त होने पर कमल और कुमुद की दशा समान नहीं रहती। एक को सुख की अनुभूति होती है, दूसरे को दुख की। तीसरा देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रातः काल के समय के विरोधाभासपूर्ण दृश्य का वर्णन किया है। चौथा, प्रातः काल के समय कमल और कुमुद दोनों ही में तुल्यता देखी जाती है। पांचवा देखिए, भ्रमर कमल और कुमुद दोनों पर मंडराते हुए गुंजारव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे। गुंजारव माने गुंजार करना, रव माने ध्वनि, आवाज। तो इस तरह हम तीसरे पैरा पर आ गए हैं। तीसरा देखिए, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ाने पर महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशायिनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए तभी अकेले ही मौज कर रहे हैं। प्रातः काल के दृश्य का वर्णन करते हुए लेखक लिखता है। अब प्रथम है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। द्वितीय है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तृतीय है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य, उसकी आभा एवं आकाश को किसके समान चित्रित किया है। चौथा है भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर कहां विराजते हैं। और चौथा, गद्यांश में किस समय के सौंदर्य का आलंकारिक वर्णन किया गया है।
तो अब पहला तो उत्तर वही हो गया कि पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब दूसरा देख लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आपके सम्मुख है। प्रभात काल में सूर्योदय के होने पर सारा दृश्य ही बदल जाता है। उस समय लेखक के सम्मुख प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। वह कल्पना करता है कि कल्पांत में भगवान विष्णु भी जब तीनों लोगों को नष्ट कर अपनी प्रेममयी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अकेले ही शोभित होते हैं। तीसरा देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सूर्य को भगवान विष्णु, सूर्य की आभा को लक्ष्मी एवं आकाश को क्षीर सागर के समान चित्रित किया है। चौथा देखिए, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर क्षीर सागर में विराजते हैं। पांचवा, गद्यांश में सूर्योदय होने पर चंद्रमा एवं तारों के अदृश्य होने पर आकाश में अकेले सूर्य एवं उसकी प्रभा के सौंदर्य का आलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह यह पाठ कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप महाकवि माघ का प्रभात वर्णन इस पाठ को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। पाठ बहुत मजेदार भी है, बड़ा रोचक है, कौतूहलपूर्ण है। आप जब पाठ पढ़ना शुरू करेंगे तो जब तक समाप्त नहीं कर देंगे तब तक आपकी इच्छा भरेगी नहीं। इतना बढ़िया पाठ है। अगर कुछ कठिन शब्द आते हैं तो शब्दार्थ में देखते रहिए, और फिर जो ये महत्वपूर्ण गद्यांश हैं इन्हें मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इसके बहाने आप अपना अभ्यास कर लीजिए और लिख लिख कर देख लीजिए। ऐसे ही गद्यांश आएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर आएंगे। तो पाठ 2 बहुत महत्वपूर्ण है, लेखक के जीवन परिचय के लिहाज से भी और व्याख्या के दृष्टि से भी। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा, और अगर पाठ पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें। शेष अगले पाठ में।